डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आप तो खुलकर तनकीद करते हैं, कोई भी हुकूमत हो, मईशत के हवाले से, माशी पॉलिसीज़ के हवाले से। मुझे आज तक एक चीज़ समझ नहीं कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो आते ही बहुत ही बुलंदोबांग दावे कर लेती है, ऐसे ऐसे दावे कर देती है, ऐसे ऐसे ख्वाब दिखा देती है कि जो कि अचीव करना शायद उनको खुद भी पता होता है कि मुश्किल है। अगर वो इतने ज़्यादा दावे ना किए जाएँ तो मेरे ख्याल से तनकीद की ज़द में भी ज़्यादा हुकूमत ना आए। आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता जी। बिकॉज अगर वो नहीं करेगी तो फिर आप उनको वोट नहीं देंगे। उनका पर्पस इलेक्शन जीतना है, ठीक है। बाकी वो सब हेर फेर है। चले दावे थोड़े कंट्रोल में रह के कर लिए जाए ना डॉक्टर साहब, के बाद में तनकीद ना हो। इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, फिर आप उसका आधा भी अचीव नहीं कर पाते। फिर वो दूसरी पार्टी जो है वो ख्वाब दिखाने लगती है, फिर उसको वोट डालने लगती है। क्योंकि पाकिस्तानी वोटर जो है वो भी तो ख्वाब के पीछे वोट डालते हैं ना। या तो हम सोच समझ लें कि बहुत ख्वाब दिखाएं हमें सियासी जमातों ने, अब ख्वाब ना दिखाएं, आप कुछ करके दिखाएं। जी। अच्छा, ऑन अ मोर सीरियस नोट, देखिए पहले एग्रीकल्चर के हवाले से कहा गया। मुझे महसूस ये हुआ कि चाहे हमारा वो एग्रीकल्चरिस्ट हो या हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो चाहता ये है कि अपने हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे और हुकूमत आके उसका माल बना दे। देखिए ऐसे नहीं होता दुनिया भर में। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, दो बड़ी फसलें हैं जिनमें गंदम है और गन्ना है। इनमें हुकूमत इंटरवेंशन करती है, हुकूमत रेट फिक्स करती है, हुकूमत कोटा फिक्स करती है, और सारे साल बाकी 25 करोड़ पाकिस्तानी रोते रहते हैं। गंदम महंगी मिलती है, चीनी महंगी मिलती है, चीनी खत्म हो जाती है। एक फसल ऐसी है जो चावल की है, जिसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, हुकूमत किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करती। कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान में चावल की कमी हुई हो? हर साल हम 2 से 3 बिलियन डॉलर की चावल की एक्सपोर्ट कर डालते हैं। तो इसका सबक ये है कि आप हुकूमत से ना मांगे, हुकूमत से ये मांगे कि वो हमारी फसल से निकल जाए। हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना, उसका काम बिजनेस करना नहीं है, उसका काम गंदम की फसल की फिक्सेशन नहीं है, उसका काम गन्ने की फसल फिक्स करना नहीं है। तो जब हुकूमत निकल जाएगी तो फिर बाकी फसलें जो हैं वो भी चावल जैसी हो जाएंगी, उनकी कमी भी नहीं होगी, उनकी कीमत भी नहीं बढ़ेगी और हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी होगी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर आज देखिए, जो क्रिटिसिज्म है वो तो बिल्कुल वैलिड। बिजली बहुत महंगी है पाकिस्तान में, 100% दुरुस्त कह रहे हैं। टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है, एस एम मुनीर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमारे यहाँ टैक्स का रेट तकरीबन हमारे जो कंपेरेटर है उनसे 2 गुना ज्यादा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। हमारे जो टेक्सटाइल मिल के मालकान हैं वो या सूत्र बनाते हैं या बेडशीटें बना देते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। वो ना अपनी मशीनरी को मॉडर्नाइज करते हैं, ना वो कोई रिसर्च के उन्होंने इदारे बना रखे हैं कि वो ऐसी कौन सा नया प्रोडक्ट है, कौन सा किस चीज की डिमांड है दुनिया में, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें शायद बिजली का इस्तेमाल कम हो, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें वैल्यू एडिशन हो। अब आप सोचिए जरा कि 16 ममालिक मैंने गिने, उनमें लिबिया है, अजरबैजान है, सूडान है, इराक है, नाइजीरिया है। ये सारे मुल्क लगे हैं पाकिस्तान के JF-17 खरीदने के लिए, हमारा असला खरीदना चाहते हैं। तो दुनिया भर अगर तैयार है हमारा असला खरीदने के लिए, तो हमारे जो टेक्सटाइल मिल के मालकान हैं, हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो भी कोई अपनी रिसर्च करें, कोई अपनी मॉडर्नाइजेशन करें, कोई अपने ऊपर गौर करें, ना सिर्फ के सारा कुछ हुकूमत पे डाल दें कि हुकूमत ये करेगी तो फिर कुछ सवाल बने। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जब ये चीज़ें पता है कि चीज़ गलत हो रही है, फिर इसका हल क्या है, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं है, और वाकई सनतकार, किसान सब सरापा एहतजाज हैं, फिर आम जो लोग हैं, आम आवाम जो हैं वो भी कहते हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, टैक्स जो जॉब करते हैं वो तो टैक्स देते हैं, हमें तो सैलरी टैक्स कट के मिलती है और बड़ा बड़ा हम टैक्स देते हैं, लेकिन तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा आपको सैलरी मिल रही होती है, आपकी सैलरी का आधे से थोड़ा सा कम कर लें कि आपका कट रहा होता है। तो जो लोग जॉब नहीं करते, जो लोग पैसे जिस तरह बचा रहे होते हैं, हेर फेर कर रहे होते हैं, वो टैक्स नहीं पे कर रहे होते। हमेशा कहा जाता है उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, लेकिन सॉरी टू से कोई भी नहीं ला पा रहा होता। देखिए, एक तो बात 100% दुरुस्त है कि हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देता है और उसके ऊपर टैक्स का बोझ बेतहाशा है। मसला पाकिस्तान के अंदर टैक्स का नहीं है, मसला हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात का।
फोकस हम कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन के ऊपर। मसला जो है वो हुकूमती अखराजात का है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सोचिए कि मर्ज जो है, जो बीमारी है वो दिल की है। हम सोच रहे हैं कि गुर्दे का इलाज करता चले जाएं। अगर गुर्दे का इलाज करते करते चले जाएं, बीमारी दिल की हो, तो बीमारी दूर नहीं हो पाए। एक तो ये बुनियादी फोकस जो है हुकूमत का वो गलत है। दूसरा, हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले हैं, सनती शोबे वाले हैं, जो एग्रीकल्चर शोबे वाले हैं, तो उनका ख्याल है कि हमें बेतहाशा सब्सिडीज मिलनी चाहिए, क्योंकि बाकी दुनिया में बड़ी सब्सिडीज मिल रही हैं। देखिए, वफाकी हुकूमत की इस साल की आमदन 17,000 अरब है और उसके अखराजात 25,000 अरब के। ठीक है। 8,000 अरब का खसारा है। अगर तो कोई ये इस उम्मीद से है कि हुकूमत हमें सब्सिडी दे देगी, तो सब्सिडी देने के तो यहाँ पे आप समझिए कि पैसे ही नहीं एग्जिस्ट करते। दूसरा, अगर आप गौर करें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कि 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनको इस वक्त 200 रुपए से जायद की किलो चीनी मिलती है। पाकिस्तान से कोई 8,000 इंसानियत रहती है, 8,000 अरब इंसानियत पाकिस्तान से बाहर रहती है, उनको 100 रुपए की चीनी मिलती है। हमें 200 रुपए से ज्यादा की क्यों देता है ये एग्रीकल्चर सेक्टर? 500 अरब रुपए का सालाना की बुनियाद के ऊपर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को टीका लगता है, सिर्फ चीनी की बुनियाद के ऊपर। तो वो दोबारा से जो मैं कह रहा था कि हुकूमत को चाहिए कि मुकम्मल तौर पे डीरेगुलेट करे। चीनी की इंपोर्ट हो, चीनी की एक्सपोर्ट हो, गंदम की इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, ये फ्री मार्केट डिसाइड करे कि इसकी कीमत क्या होनी है, कितना एक्सपोर्ट होगा, कितना इंपोर्ट होगा। हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, दोबारा से उसका काम प्राइसेस फिक्स करना नहीं। जैसे मैं तनवीर साहब आपको मैं सुन रही थी, आपने ये फरमाया कि जी जो मुल्की सनत है, इंडस्ट्री अभी इस टाइम पे वेंटिलेटर पर है, और अभी खालिद महमूद खोखर साहब को भी आप सुन रहे होंगे, उन्होंने आपको कोट भी किया और ये भी फरमाया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट किया और साथ ये भी फरमाया कि वेंटिलेटर पर भी अब नहीं है, वेंटिलेटर से भी आगे निकल गई। तो वेंटिलेटर से जो आगे निकल जाता है मामला, तो वो तो फिर आपको पता है कहाँ तक चला जाता है। वेंटिलेटर पे फिर भी थोड़ी उम्मीद होती है कि बहाल हो सकता है, कहाँ तक ये मामला चला गया है, और क्या ये अभी की हुकूमत की पॉलिसी को हम कह सकते हैं मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, यही पहले से सूरत हाल चली आ रही है और एक कंसिस्टेंसी से इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2026 उस पर बात की। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्राइमरी रिस्क फेसिंग पाकिस्तान। अब ये जो बात, अब पहले कई साल से, पिछले 1.5-2 साल से शोर मचा रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, हालात ठीक नहीं है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर चला गया है, बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटी है। अब पूरी दुनिया भी बोल रही है, IMF की भी आपने देखा 169 पेजेस पे जो रिपोर्ट आई है वो क्या बात कर रही है। एक जो हमारे फील्ड मार्शल साहब, जो अभी एक जंग जीती हमने, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं मार का हक तो हमने जीत लिया है, अब मार का मईशत जीतना है। अब मार का मईशत जीतने के लिए हमने क्या काम करने हैं? अब उन्होंने तो अपना काम करके दिखा दिया, दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत भी हो रही है, हमारे मुल्क में टैरिफ भी कम हुए, सब कुछ हुआ, बट फिर इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? उसकी वजह है कि हमारी 38% कॉस्ट बढ़ गई है, हम रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। अब ये बात बच्चे बच्चे को मालूम है, इतनी सिंपल सी बातें हैं, बट हम जब बात करने जाते हैं तो इतनी हाईटेक बातें करते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। हम सिंपल बात कर रहे हैं। अब हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का काम है कि इसको इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो पता चलता है वो IMF आ गया। भाई, आप बंद कमरे में बैठ जाएंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा ना।